नमस्कार, राइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक नंदन शर्मा। सबसे चर्चित जो भी मुद्दा चल रहा है पटना में बांकीपुर सीट को लेकर के, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट बंटी को हटा करके उनके स्थान पर नीरज सिन्हा को लाया गया है। और ये जो स्थिति पैदा हुई है उससे भारतीय जनता पार्टी को लेकर के और उनके कैंडिडेट को लेकर के और उनके पूरे प्रक्रिया को, डिसीजन मेकिंग को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं योगेश जी से बात करते हैं बातचीत करने के लिए। योगेश जी, यह गफलत क्यों? देखिए, गफलत कई स्तर पर है और कहा जा रहा है कि बिहार में जो ये डिसीजन लिया गया आनन फानन में प्रत्याशी का, तो इसके पीछे जो पहले उम्मीदवार थे अभिषेक कुमार उर्फ बंटी, इन्होंने अपना पारिवारिक कारण बता करके अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन अगर इसके तह में जाएंगे तो बताया जा रहा है कि इसके पीछे का कारण ये रहा कि अभिषेक कुमार उर्फ बंटी के पिता का नाम चारा घोटाला में आया था, उन्हें सज़ा भी हुई थी। और जब पार्टी को ये पता चला, नहीं तो क्या पार्टी को पहले ये सब पता नहीं था? क्योंकि बीजेपी ऐसा पार्टी है, वो तो शुरू से लेकर के अंत तक किसी भी कैंडिडेट का पूरा खंगालने के बाद तय करती है। तो टिकट देने के पहले क्या ये सब पड़ताल नहीं कर पाई? इतना बड़ा लैकिंग क्यों होगा? इतना बड़ा लैकिंग इसके पीछे बताया जा रहा है कि नितिन नवीन के अभिषेक कुमार उर्फ बंटी जो हैं खास हैं और उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से इस पर बिना किसी परामर्श के, बिना किसी सलाह के, उन्होंने अभिषेक कुमार उर्फ बंटी का नाम घोषित कर दिया, उनका नामांकन करवा दिया। लेकिन ये बातें जो यहाँ बिहार बीजेपी के कई नेता हैं उनको बहुत ही नागवार गुजरी और कहा जा रहा है कि यहाँ के नेताओं ने इस बात की कानाफूसी अमित शाह से की कि कल का लड़का जो है, जिसे आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आज आपको बाईपास करके फैसले ले रहा है। नहीं तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि ये नितिन नवीन इतने इमेच्योर थे कि वो किसी के भी गले में घंटी बांध करके खड़ा कर देंगे? पार्टी है, पार्टी के अंदर वो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट के पोस्ट तक पहुंचे हैं, उनको पूरे प्रक्रिया पता है कि कैसे होता है। तो क्या व्यक्तिगत तौर पर वो ये डिसीजन ले रहे हैं? देखिए, अब ये तो कोई नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, लेकिन कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही है निकल करके, वो यही है कि भाई नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये बहुत छोटा मामला है, सचमुच छोटा मामला नहीं, बहुत किसी भी आलोक जी, किसी भी एक विधानसभा क्षेत्र जहां से खुद नितिन नवीन उम्मीदवार थे, चुनाव जीत कर गए थे, उनके इस्तीफे से जो जगह खाली हुआ है और बीजेपी जो अंतर्राष्ट्रीय पार्टी खुद को कहती है, और एक विधानसभा क्षेत्र में अगर उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा फैसला कर लेता है तो शीर्ष नेतृत्व को इसे स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा संकोच होना चाहिए या कोई दिक्कत होती। लेकिन कहते हैं कि अगर आप के पास कई जगह से बातें पहुंचती है, कानाफूसी होती है, आपका ईगो हर्ट होता है, तब नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं, चाहे जो भी हो, ये जो थ्योरी आ रही है, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि नितिन नवीन कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो पूरी तरीके से इंडिविजुअल होकर के, न कि पार्टी का एक प्रेसिडेंट के तौर पर सोच करके ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि आपको कि ये पूरे डिसीजन प्रोसेसिंग में कुछ ऐसा लैकिंग है? बंटी को लाना, बंटी को ला करके फिर ले जाना, किरकिरी करने का तो मौका दे दिया उन लोगों ने। किरकिरी करने का मौका, जो आप कह रहे हैं कि जो नितिन नवीन स्वतंत्र होकर फैसला ले रहे हैं, इससे ये पता चलता है, तो ये कतई नहीं है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जो दो प्रमुख चेहरे कहे जाते हैं बीजेपी में फैसले लेने वाले, जब इतनी छोटी बात सह नहीं पाया, तो आप सोच सकते हैं कि जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बड़े फैसले खुद कैसे लेता होगा। यानी कि हर फैसले में पार्टी के जो दो प्रमुख चेहरे हैं, जिनका नाम सभी जानते हैं, उनके परामर्श के बिना, उनके सलाह के बिना या फिर उनके आदेश के बिना वो खाता न वही, वो दो कहें वही सही।
खाता ना वही जो दो कहे वही सही। मतलब कि कहीं ना कहीं नितिन नवीन जिस पोस्ट पर पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, वो इस स्थिति में नहीं है कि पार्टी को लेकर के कोई डिसीजन अपने क्षेत्र के कैंडिडेट को लेकर के कोई डिसीजन वो ले सकते आलोक जी, हैं। हम आपको ठीक करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत ये है। कोई डिसीजन मतलब अपने क्षेत्र का भी डिसीजन खुद नहीं ले सकते। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप ही की बात खुद बोल रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि वो मतलब कि डिसीजन लेना। खैर चलिए, बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की डिसीजन प्रोसेसिंग है, इसको लेकर के लगातार सवाल जवाब होते रहेंगे और लंबे समय तक होते रहेंगे, तब तक जब तक ये इलेक्शंस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। फिलहाल अपोजिशंस के लोगों को मौका मिल चुका है बीजेपी पर हमला करने का। प्रशांत किशोर ने कह दिया कि हमारे डर से ये सब किया गया। ये इस बात में कितना दम लगता है? अब बिल्कुल प्रशांत किशोर को पूरा देश जानता है। नहीं तो प्रशांत किशोर एक ऐसे शख्स हैं, भले उनकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई हो, लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसे शख्स हैं जो पिछले 4 सालों से लगातार बिहार की खाक छान रहे हैं। बिहार में वैसा कोई नेता नहीं है, ये बात माननी पड़ेगी। दूसरी बात, प्रशांत किशोर को पूरा देश जानता है। वो जो बोलते हैं उसे पूरा देश एक भी सीट नहीं लाया उनको तो खुद सोशल मीडिया में डाल रहा है। मैं आ रहा हूँ उस पर। वो जो बोलते हैं उसे पूरा देश सुनता है। और प्रशांत किशोर में इतना जज्बा और जुनून है कि एक सीट नहीं लाने के बावजूद अपनी जो उनकी मतलब कहते हैं कि उनका जो हुनर है चुनावी रणनीतिकार का, उस हुनर पर दाग लगने के बावजूद वो मैदान में डटे हुए हैं। और यहाँ तक कि मौजूदा चुनाव में खुद को झोंक दिया, खुद ही मैदान में उतर गए। तो इसके पीछे उनका मकसद है। अभी तक कहीं ना कहीं बीजेपी को, ये बीजेपी के जो फैसले लेने वाले लोग हैं उनके कानों में डाला गया कि प्रशांत किशोर जब मंत्रियों को नहीं छोड़ सकता, अशोक चौधरी को नहीं छोड़ सकता, मंगल पांडे को नहीं छोड़ सकता, तो फिर ये तो प्रत्याशी है और वो चुनाव मैदान में है, वहाँ से फिर तो पूरे बीजेपी का बाल का खाल निकाल देगा प्रशांत किशोर। ये बात भी समझाई गई शीर्ष नेता। नहीं, ये प्रशांत किशोर ठीक है, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बाल का खाल निकाल देंगे, वो पूरा सोशल मीडिया पर जा करके ढोल पीट देंगे। उनका लंबा चौड़ा अनुभव है, कैसे चुनाव मैनेज किया जाता है वो कर देंगे। लेकिन क्या ये सब प्रकरण में के बावजूद जो हो रहा है, प्रशांत किशोर की स्थिति बांकीपुर में मजबूत होगी? वोट मिलेगा उनको 2000 से ज़्यादा? देखिए, ये नहीं कहा जाओ। उनके 2025 की बात करें तो जो उनके प्रत्याशी वंदना या कुछ समथिंग नाम है, शायद वंदना कुमारी ही नाम था, वो उनको 8000 वोट मिला था। तो प्रशांत किशोर को आप 2000 कैसे कह रहे हैं? 2000 से ज़्यादा ही नहीं, आप 50,000 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि 2000 से। आंकड़े हम नहीं देते, आंकड़े ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है कि उनका जो प्रत्याशी था बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से वंदना जी, उन्होंने 8000 वोट पाया था। तो प्रशांत किशोर की शख्सियत ऐसी है कि वो उससे ज़्यादा 9000 वोट मिल जाएगा, वोट जरूर पाएंगे। दूसरी बात कि प्रशांत किशोर ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बस अपने आप को हर स्थिति में बिहार में खड़े रहने के लिए, मतलब एक स्टैंड जो होता है लेना, वो स्टैंड लिया है उन्होंने कि हम बिहार की जनता उनके इस दावा में हम हार से घबराने वाले नहीं हैं, हमें वोट कम मिले इससे घबराने वाले नहीं हैं, लेकिन हम बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। और उन्होंने बीजेपी को चुनौती दिया। और कहीं ना कहीं इसमें दम है आलोक जी कि प्रशांत किशोर की वजह से ही बीजेपी जो है अभिषेक कुमार उर्फ बंटी का नाम वापस लिया। आरजेडी अपना अलग राग लाप रही है ये पूरे बीजेपी प्रकरण में बांकीपुर को लेकर के। उसका कुछ और कहना है, वो कह रही है कि ये सब जो मिलजुल करके जो कुछ बीजेपी के अंदर चल रहा है वो पूरी तरीके से इनको डैमेज करने वाला है और उनके डर से सब ये सब हो रहा है। तो ये आखिर क्या चल रहा है? आरजेडी की तो बात ही मत कीजिए। नहीं, आरजेडी उस इलाके का आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास मतलब नेतृत्व ही नहीं है, ठीक है, नेतृत्व विहीन पार्टी,
ठीक है। उसका मौजूदगी तो है ना उस क्षेत्र में। देखिए, बावजूद इसके वो पार्टी है जो एक मास वोट बैंक वाली पार्टी है। अगर उसके पास नेतृत्व होता तो समझिए कि बीजेपी को अच्छा फाइट मिलता, ठीक है ना। आरजेडी क्या कहती है इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसको जो वोट मिलना है वो मिलेगा, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। ये कड़वी सच्चाई बिहार की भी है, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आरजेडी के पास नेतृत्व होता, नेतृत्व करने वाला की क्षमता रखने वाला नेता होता, तो आज बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल ही अलग आपको दिखती। बांकीपुर में कांग्रेस का भी अपना एक स्टैंड है, बांकीपुर में वामपंथियों का भी अपना स्टैंड है, अपनी भी उनके वोटर्स है, वहाँ मुस्लिम आबादी वाला भी है। तो ये सब पर जो बीजेपी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, तो कैंडिडेट को बदला गया है, नीरज सिन्हा को लाया गया, तो क्या बीजेपी जो कैंडिडेट शिफ्ट किए हैं तो इसका लाभ मिलेगा बीजेपी को या नुकसान होगा, या पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ हो आएंगे? देखिए, क्योंकि ये परंपरागत सीट रही है बीजेपी के, नितिन नवीन के भी फादर यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं। जी, बिल्कुल। बीजेपी को बांकीपुर से हराना सचमुच सभी दलों के लिए मुश्किल है। जिस पैटर्न पे बिहार में वोटिंग होती है उस पैटर्न के आधार पर बीजेपी की जीत तय है। प्रशांत किशोर अगर कोई गुल खिलाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं अपना, अगर वो चुनावी रणनीतिकार हैं तो कुछ ऐसा दाव चलते हैं, तब तो बातें नहीं, उनका तो सारा रणनीति अपने में फेल कर जाता है, दूसरे में जाकर के सफल होते हैं। वो अपने में तो उनका दूसरे में भी सफल नहीं होते हैं। देखिए, दूसरे में भी सफल नहीं होते हैं। चलिए की बात खुद आप बोल रहे थे, ये बात आप खुद बोल रहे हैं, माने जाते हैं ना भाई। वो खुद कहते हैं, आपको हम गिना देते हैं, वो पंजाब में फेल हो गए, यूपी में फेल हो गए, वो जहाँ जहाँ भी मतलब सफल हुए हैं वहाँ पहले से ही मजबूत समीकरण रहे हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार के साथ अगर चुनाव प्रशांत किशोर नहीं भी होते तो ये दोनों आरजेडी और जेडीयू एक रहती, तो उनका वोट बैंक है, वोट बैंक है, वोट बैंक आज भी जेडीयू और आरजेडी हो जाए तो सब पार्टियां किनारे हो जाएगी। आज भी, आज के तारीख में भी जेडीयू आरजेडी एक हो जाए तो ना तो किसी रणनीतिकार की ज़रूरत है, ना तो किसी समीकरण की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगा कि ना तो बैनर और नारे। अरे एक चीज़ हमको समझ में नहीं आता है, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे, कि कोई पार्टी का मान से घोषणा हो गया तो बीजेपी का तो उम्मीदवार था नहीं, वो तो एनडीए का उम्मीदवार था। जी बिल्कुल। हाँ, एनडीए का। अच्छा, सारे एनडीए के नेताओं ने एक जगह इकट्ठा होकर के पूरा जलसा मना करके वो चीज़ों को प्रोपगेट करने का शुरू किया। अब अचानक कैंडिडेट शिफ्ट कर दिए तो सिर्फ बीजेपी की ओर से शिफ्ट किया गया था, पूरा एनडीए उसको स्वीकार कर लेगा कि डिस्कशन होता है कि नहीं, या बीजेपी के खाते में है तो ठीक है बीजेपी का। दरअसल बीजेपी का है वो सीट जो है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, वो नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुआ है। उस पर किसी और पार्टी की दावेदारी नहीं है। एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं उसकी दावेदारी और नहीं। नेता लोग फील क्या करते फैसला हैं? एनडीए के बाकी घटक दल क्या फील करते होंगे कि अचानक हम लोग आने के बाद फिर अचानक से ऐसा हो एनडीए गया? के घटक दल कुछ नहीं फील करते, उनके घटक दल सिर्फ जो है फॉलो करते हैं। जो कहा जाए किसी करना है। में इतनी औकात नहीं है कि वो कुछ फील करें। एक बार जो कह दिया जाएगा वो करेंगे, वो उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी है, मतलब कि पॉलिटिक्स में बहुत कुछ मजबूरी से भी चलती है, और एनडीए एक तरह से बता रहे हैं कि आलोक जी, यहाँ पे एक चीज़ और साफ होनी चाहिए कि जो बीजेपी के पहले प्रत्याशी थे अभिषेक कुमार उर्फ बंटी, जिन्होंने अपना नाम पारिवारिक कारणों से नहीं, ये एक मिनट, पारिवारिक कारण स्टेटमेंट दिया गया है प्रेस में आकर के, लेकिन हकीकत में पारिवारिक कारण है या फिर क्रांतिकारी कारण है या फिर वैचारिक कारण है, अभी खुलासा नहीं हुआ है। वो समय के साथ खुलासा तो हो ही गया कि उनके पिता का नाम चारा घोटाले में था। ये बहुत सारे लोग हैं जो कि चारा घोटाले में इन्वॉल्व होकर के मंत्री पद का सुख भोग रहे हैं, तो वो फार्मूला वहाँ नहीं काम करेगा और यहाँ ये फार्मूला काम करेगा। ये थोड़ा सा समझने में, देखिए, हाँ, एक्सप्लेन करें। अगर आप ये इस तरह से देखें कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो वॉशिंग मशीन के तौर पे जानी जाती है, एक ऐसा वॉशिंग मशीन जो तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने पास बुलाती है
और उस बस तो बंटी जी पर तो कोई आरोप भी नहीं था, वो तो वैसे ही धुल जाते हैं। बिल्कुल। हाँ। उससे बड़े बड़े हेमंत हाँ। बिस्वा को ले लीजिए, अजीत पवार जो अभी इस दुनिया में नहीं है उनको लिया गया, ये शुभेंदु अधिकारी पे कितना बड़ा आरोप है आप जानते ही हैं। तो जो मुख्यमंत्री बन गए, तो ऐसे बहुत सारे लोग बीजेपी में हैं जो जिन पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने का आरोप है, बावजूद बीजेपी उसे अपनाई, गले लगाई और शीर्ष पदों पर बिठाई। अच्छा, तो ये कहना कि अभिषेक कुमार उर्फ बंटी के पिता जो है चारा घोटाले में दागी थे इसलिए उन्हें हटाया गया, सच पूछिए तो इसके पीछे अहंकार का टकराव है। और ये अहंकार का टकराव कि अगर नितिन नवीन ने अपने किसी चाहने वाले को, अपने किसी खास व्यक्ति को अपने मन से बिना शीर्ष नेतृत्व को कॉन्फिडेंस में लिए हुए फैसला ले लिया तो कैसे ले लिया, और बस नितिन नवीन को उनकी औकात बताने के लिए ही मेरे ख्याल से जो है शीर्ष। अब अंतिम सवाल, चूँकि हम लोग बहुत लंबी बात कर चुके हैं, अंतिम सवाल, कुल मिलाकर के अब बांकीपुर की जनता क्या सोच रही होगी इस पूरे बीजेपी के जो कैंडिडेट तब्दीली हुई है उसको लेकर के, और उनका मन मिजाज किस तरह का बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? चूँकि आप फील्ड में रहते हैं, लगातार फील्ड में रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं। भाई बिहार की जनता कुछ नहीं सोचती है। बिहार की जनता सिर्फ एक चीज़ सोचती है, किस जाति का है, ठीक है ना, और किस पार्टी का। तो ये बिहार में जाति और पार्टी इसी पे वोटिंग होती है। आप देख लीजिए 2025 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, 2020 का देख लीजिए, और ऐसे भी उपचुनाव होते रहते हैं तो उसमें भी देख लीजिए। जाति सबसे प्रमुख मुद्दा है, और बांकीपुर में सबसे ज़्यादा संख्या जो है जाति बल जो है वो कायस्थ जाति की है। और कायस्थ जाति के लोग किसको सपोर्ट करते हैं आप जानते हैं। बाकी जो अदर फॉरवर्ड क्लास हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं वो आप जानते हैं। किसी भी स्थिति में वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में बीजेपी की जीत वहाँ तय मानी जाती रहे। प्रशांत फैक्टर, क्या प्रशांत किशोर को फॉरवर्ड लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो प्रशांत किशोर को फॉरवर्ड लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट कौन करेंगे? इक्का दुक्का 1-2% लोग ऐसे होंगे जो सपोर्ट करेंगे। मतलब जो इनके पहले प्रत्याशी थे उससे मतलब ज़्यादा तो वोट जरूर लाएंगे। दूसरी बात कि अगर प्रशांत किशोर को ऐसा जादू करते हैं कि वो अपने खास करके बांकीपुर की जनता को अगर ये समझाने में कामयाब रहे, जोर लगाए हुए हैं, मैसेज देंगे, हम बिहार में बिहार के जरिए देश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार में जाति पाति धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं होती है। अगर उसमें कामयाब रहे तो रिजल्ट उनके पक्ष में होगा, जो कि संभव नहीं लगता मुझे। वो तो लंबे समय से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता संभव। ये दूर दूर तक मतलब यहाँ के मतलब हवा में ये चीज़ें हैं, यहाँ के पानी में ये चीज़ें हैं कि जाति और धर्म, जो धर्म तो सेकेंडरी चीज़ है, जाति यहाँ प्रायोरिटी चीज़ है कि जाति के आधार पर वोटिंग होती है और उसी के आधार पर वोटिंग होगी। आपको इसका एक और कारण आप देखिए कि तेजस्वी यादव को भले ही मतलब नंबर 2 पे रहे हों, लेकिन एक जो मतलब 2025 के चुनाव में भी 1 करोड़ से ज़्यादा उनको वोट मिला। 1 करोड़ से उनका बेस है। तो किस चीज़ का बेस है? उनका बेस है जो भी बेस है, लेकिन उनका बेस है कि जाति का बेस है। दूसरा मुस्लिम उनके साथ है, माई समीकरण में भी मजबूत है। तो ये वोट बैंक है। और ये हम तेजस्वी यादव का नाम इसलिए लिए कि तेजस्वी यादव क्या करते हैं, दिन भर एसी में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसा करते हैं। अब फिर हम ऐसे लोगों के पास भी इतनी बड़ी संख्या में वोट बैंक है, समझे ना। और जो प्रशांत किशोर घूम रहा है उसके पास
कुछ नहीं। चलिए, ये बहुत बातचीत हुई है हमारे योगेश जी के साथ, और जिस तरीके से बांकीपुर में अभी सियासी बिसात बिछाई जा रही है और जिस तरीके की राजनीति वहाँ हो रही है, वो आने समय में और रोचक होने वाली है, और हम लोग उस पर नज़र रखेंगे और उसके बारे में तफसील से आप लोगों को बताते रहेंगे। जुड़े रहें और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, और बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। योगेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे 10? आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।